हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मिल रहे नए लेक्चर के साथ जिसमें मैं बात करने वाली हूँ टाइफाइड की स्टोरी की कि मतलब कौन सी चीज़ थी, कौन सी ऐसी वुमेन थी जिससे सबसे पहले टाइफाइड को डिटेक्ट किया गया था, मतलब जिससे सबसे पहले टाइफाइड के बारे में पता चल गया था। देखिए, टाइफाइड के बारे में हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं कि टाइफाइड है। टाइफाइड क्या कर रहा है, साल्मोनेला टाइफी कोज कर रहा है किसको, टाइफाइड को। एंड इसके सिम्टम्स की बात कर चुके हैं। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो टैब वैक्सीन की बात कर चुके हैं कि टैब वैक्सीन के थ्रू ये ठीक हो सकता है। साल्मोनेला टाइफी के थ्रू ये कॉज होता है, या तो हेडेक होगा। सबसे मेन सिम्टम इसका क्या होता है, सबसे मेन फीवर हो जाता है इन आफ्टरनून, मतलब दोपहर के बाद। उससे पहले जो बंदा होता है ना वो बिल्कुल ठीक रहता है। इवन मुझे जब हुआ था ऐसे ही रहता था, सुबह कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे ही दोपहर क्रॉस हो जाती थी फीवर फिर से बढ़ जाता था। रात को फिर फीवर ज़्यादा, सुबह उठो फिर से ठीक, दोपहर को फिर से बढ़ जाता था। तो ऐसे से ही कुछ इसके सिम्टम रहते हैं कि फीवर जो है वो दोपहर के बाद ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ दिन तक चलता रहता है। अब बात ये आती है कि ये डिटेक्ट किससे करते हैं। एक वाइडल टेस्ट होता है, वाइडल टेस्ट के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो सामने वाले पर्सन में, जो बंदा टेस्ट करवाने आया टाइफाइड का, वाइडल टेस्ट के थ्रू टाइफाइड का पता चल जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि किसकी बात करनी है, हमें टाइफाइड मैरी की बात करनी है। टाइफाइड मैरी जो थी ये क्या, कौन थी, वुमेन थी। टाइफाइड मैरी वाज अ वुमेन हु कुक द फूड। ये क्या करती थी, फूड कुक करती थी। ठीक है, अब ये क्या थी, शी वाज अ कैरियर ऑफ टाइफाइड। ये फर्स्ट कैरियर थी टाइफाइड की। दैट मीन्स, मतलब क्या इस बात का, दैट मीन्स इसके पास ऑब्वियसली कोई बैक्टीरिया था, मतलब इसके बॉडी में एक बैक्टीरिया था जो कि क्या कर रहा था, टाइफाइड कोज कर रहा था। हम यहाँ क्या लिखेंगे, दैट मीन्स शी कैरीड अ बैक्टीरिया, उसने एक बैक्टीरिया कैरी करा हुआ था, हु कॉजेज टाइफाइड। ठीक है जी, और उसकी वजह से शी कुड स्प्रेड द डिसीज। अब क्योंकि वो कुक थी, खाना बनाती थी, तो ऑब्वियसली वो डिसीज को स्प्रेड कर सकती थी। शी कुड स्प्रेड द डिसीज ड्यू टू द कुकिंग। अब क्योंकि वो खाना बनाती थी तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो कर सकती है, वो जो खाना बना रही है, क्योंकि उसको कोई डिसीज है तो ऑब्वियसली वो वहीं हाथ से टच कर रही है उसको, तो वो डिसीज सामने वाले में जा सकती है। तो उस टाइम पे क्या होता, बहुत लोगों को टाइफाइड हो गया था। यही एक स्टोरी है। टाइफाइड मैरी के नाम से जाना जाता है इसको। टाइफाइड मैरी के नाम से क्यों जाना जाता है, वैसे इस वुमेन जो थी ये, इसका नाम रियल में मैरी मैलोन था। ठीक है, लेकिन टाइफाइड इसको कॉज हुआ था। मैं दूसरे पेन से इसका नाम लिख देती हूँ, दूसरा पेन। यहाँ पे इसका जो नाम है वो क्या है, मैरी मैलोन। ये थी मैरी मैलोन को सबसे पहले टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड मैरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। और क्योंकि ये कुक थी, इसको टाइफाइड हो गया था, बहुत सालों से था। सिम्टम्स क्लियरली नज़र नहीं आते सबसे पहले, क्योंकि इसी को हुआ था। तो इस वजह से क्या हुआ था, क्योंकि ये कुक थी ना, तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका था। आपने क्या याद रखना है, अभी तक देखिए हम कौन कौन सी डिसीज़ पढ़ चुके हैं। अभी तक हम कॉलेरा पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने डायरिया पढ़ लिया था, एंड उसके बाद हमने टाइफाइड पढ़ लिया। मेन आपको जो पॉजिटिव एजेंट याद रखना है, इसका क्या था, विब्रियो कोलेरे, यही था। इसका क्या था, साल्मोनेला शिगेला, नाम भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, साल्मोनेला शिगेला। इसका क्या है, साल्मोनेला टाइफी, है ना। तो आपने ये याद रखने हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता ही है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स में हेडेक, फीवर, डायरिया में, और इसमें तो विब्रियो कोलेरा में तो क्या आ रहा था, लूज मोशन जैसी चीज़ें आ रही थी। तो ये चीज़ें आपने लिख देनी है। और इसके बाद आप जैसे कि इसमें डायरिया में तो पेनिसिलिन भी आ रहा था, और इसमें टैब वैक्सीन आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेंगे। आगे चलती हूँ, आगे किसकी बात करूँगी, ट्यूबरक्लोसिस की। एक बार इसको इरेज करती हूँ और ट्यूबरक्लोसिस पे चलते हैं। हाँ
जी नेक्स्ट डिसीज आ जाती है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस अगर इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करूं, कॉजेटिव एजेंट कौन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल जाता है। किससे फैल जाएगा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। देखिए मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें बता सकती हूँ कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। द थिंग इज ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इस चैप्टर में मोस्टली चीज़ें जो हैं वो याद रखने वाली हैं। अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं, चाहे ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, चाहे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा, इवोल्यूशन में भी ज़्यादा थोड़ा सा याद करने वाला था, बायोटेक में समझने वाला था। ऐसे इसमें तो देखिए नाम है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कंटामिनेटेड फूड है, आपको ऑब्वियसली याद रखना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स के बारे में बताया जा सकता है अगर कोई टर्म आ जाती है तो। ठीक है। अब इसके आगे इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कैसा होगा। ट्यूबरक्यूलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस होगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो जाएगा। एंड इसमें होता क्या है? देखिए या तो नाइट स्वेट हो जाएगी, नाइट के टाइम पे स्वेटिंग। नॉर्मली अगर हम बात करें तो डे के कंपैरिजन में नाइट में क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। अभी होता है ना कि दिन में हमें कितनी गर्मी लग रही होती है, लेकिन रात को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि रात को थोड़ा सा टेम्परेचर में फ़र्क पड़ जाता है। बट द थिंग इज इसमें नाइट में स्वेटिंग हो रही है, मतलब अजीब सी चीज़ है। टिपिकल फीवर रहता है, अजीब सा फीवर, ज़्यादा वाला फीवर, टिपिकल फीवर। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ज़्यादा नहीं लगती। ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, चेस्ट पेन रहता है। ऐसे से कुछ सिम्टम होते हैं इसके। चेस्ट पेन हो गया, टिपिकल फीवर, नाइट में स्वेटिंग एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है। अब अगर मैं इसके क्योर की बात करूं, क्योर में एक एंटीबायोटिक दी जाती है। ठीक है। एंटीबायोटिक दी जाती है कोई सी। कौन सी एंटीबायोटिक? एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी। एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी मतलब ATT, ये इसका नाम है। क्या नाम है? एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट हम इसमें क्या चीज़ बात करेंगे? डेफिनेटली प्रिवेंशन की बात करेंगे। प्रिवेंशन में क्या होता है? एक तो पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है। पब्लिक अवेयरनेस मतलब पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं। और सबसे मेन जो आता है दैट इज़ BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन के थ्रू इसका क्योर किया जा सकता है, मतलब इसको रोका जा सकता है अगर BCG वैक्सीन पहले से ली हुई है। ये क्या बन रहा है? MCQ। ATT क्या बन रहा है? MCQ बन रहा है। सिम्टम्स पे बन सकता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस MCQ, जो MCQ है वो 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकते हैं सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर 3 नंबर में, मैक्सिमम 3 नंबर में कोई डिसीज़ आएगी, वेदर इट इज़ कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्यूलोसिस और डायरिया। ठीक है। चाहे आगे हम न्यूमोनिया करने वाले हैं, चाहे कॉमन कोल्ड करने वाले हैं, 3 नंबर से ज़्यादा नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ मलेरिया ऐसी डिजीज़ बनती है जो 5 नंबर में आ सकती है, क्योंकि उसका लाइफ साइकिल आ सकता है। अगर नॉर्मली आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स, ये सब चीज़ें पूछी गई तो वो भी यही 3 नंबर में बनेगा। बट उसका जो लाइफ साइकिल है वो 5 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए एक बार इसको इरेज करती हूँ और नेक्स्ट डिसीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है डिसीज़ न्यूमोनिया। अब निमोनिया डिसीज कौन सी होती है? ये डिसीज ना हम ये कह सकते हैं डिसीज ऑफ लंग्स, डिसीज ऑफ लंग्स की डिसीज, या फिर डिसीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसा क्यों बोला गया? आपने +1 में या 10th में भी पढ़ा होगा, लंग्स का डायग्राम देखा होगा, देखा ना? जो ट्रैकिया आता है, ये ट्रैकिया आ रहा है, ये आगे ऐसे डिवाइड हो रहा है, जोन ऐसा था, डिवाइड हो रहा था, उसके बाद आगे ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा था, ऐसे आगे आगे ब्रांचेस बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसके एंड पार्ट पे एल्वियोलाई बने हुए थे।
सपोज ये इस तरीके से है, ये मान लो यहाँ से आ रहा है, इसके बाद ये ऐसे 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 और फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे चल रही है, ठीक है जी, यहाँ से चलती आ रही है। अब इसके एंड पार्ट पे यहाँ पे एल्वियोलाई थी, यहाँ पे एल्वियोलाई थी, जिनको एयर सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक। मतलब ये क्या है? एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई या एयर सैक इसको बोल देते हैं। इस जगह पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है गैसेस का। क्या हो जाएगा? गैसेस का एक्सचेंज होता है। न्यूमोनिया के टाइम पे अगर किसी को न्यूमोनिया डिसीज़ हो जाती है, उसमें इन एल्वियोलाई में, मतलब इस डिसीज़ के टाइम पे ये जो एल्वियोलाई है या ये जो ये एयर सैक मैं बता रही हूँ, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। क्या होता है? इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन एल्वियोलाई और एयर सैक, ठीक है। अगर एल्वियोलाई या एयर सैक में इन्फ्लामेशन हो जाती है तो ये मतलब हम ये बोल सकते हैं कि न्यूमोनिया हो गया है, ठीक है। इन वन और बोथ द लंग्स, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक लंग्स में हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लंग्स में ऐसा हो गया है। विच इज फिल्ड विद फ्लूइड, ये बात भी बहुत बार सुनी होगी कि लंग्स में पानी भर गया है, लंग्स में पानी भर गया, ऐसा कुछ सुनने में आ जाता है। क्योंकि जब वो इन्फ्लामेशन हो रही है, काइंड ऑफ सूजन जब हो रही है, उस टाइम पे क्या होता है? लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब उसके एल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन हो गई है। हम ये कह देते हैं कि लंग्स जो है विच आर फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है, मतलब कि उनमें कहीं ना कहीं कोई फ्लूइड भर गया है, ठीक है। अगर मैं इसके कॉज की बात करूँ, इसको कौन कॉज करता है? कॉज करने के लिए भी इसके ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। पहला आता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिये, या फिर एक और हो सकता है हेमोफिलस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजे, इन्फ्लुएंजे, ठीक है। ये इसके क्या है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव एजेंट है। ये दोनों न्यूमोनिया कॉज कर देते हैं। हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। आगे देखो, आगे मैं क्या बात करने वाली हूँ कि इसमें मैं देखो क्या कह रही हूँ। अब देखो, मान लो इसमें कि यहाँ पे एयर फिल हो गई है, डेफिनेटली हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहेगी? सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहेगी? ऑब्वियस सी बात है, क्वाइट ऑब्वियस बात है कि सिम्टम्स क्या होंगे कि सांस लेने में दिक्कत आएगी। सबसे पहला सिम्टम ही यही लिखेंगे हम, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और क्या रहेगी? कफिंग ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, होता है, अगर हमें सांस सही से नहीं आ रहा होता तो कफिंग वगैरह हमें नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद होता क्या है? हमें स्वेटिंग भी रह सकती है, फीवर कह सकते हैं हम। फीवर में क्या रहता है? स्वेट रहता है एंड चिलिंग, स्वेट एंड चिल, चिलिंग कह सकते हैं, मतलब ठंड सी लगती है, स्वेटिंग भी आती रहती है, ऐसी कुछ चीज़ें होती रहती हैं। और चेस्ट पेन भी होगा क्योंकि सांस तो सही से आ नहीं रहा है, कफ भी हो रहा है, लंग्स में पानी भर चुका है, तो कुछ ऐसे ऐसे सिम्टम्स इसके रहेंगे। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट में क्या होगा? हम इसका क्योर ट्रीटमेंट एक ही चीज़ है, यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ इतनी कि हमें कफ की मेडिसिन लेनी होगी, कफ मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं? फीवर रिड्यूसर्स दे सकते हैं कि जिससे फीवर कम हो जाए, या फिर पेन रिलीवर्स दे सकते हैं। और इसकी सबसे मेन चीज़ जो इसके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बनती है वो क्या है कि ये जो डिसीज़ होती है न्यूमोनिया, या तो ये मैं बोल रही हूँ कि मतलब या तो न्यूमोनिया बहुत ही यंग एज में होगा, मतलब जब बच्चा बहुत छोटा है, और या फिर न्यूमोनिया तब होगा जब बहुत ही ओल्ड एज चल रही है। ऐसा क्यों है? मतलब मैं कह रही हूँ कि न्यूमोनिया अकर्स एट द वेरी यंग एज और वेरी ओल्ड एज। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों टाइम ऐसे हैं जिस टाइम पे इम्यून सिस्टम जो है वीक होता है। छोटे होते इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता, और
बड़े होने के बाद इम्यूनिटी वैसे ही धीरे 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 कम होती जाती है। तो ये दोनों टाइम ऐसे होते हैं जब न्यूमोनिया के कॉज होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यूमोनिया अकर्स एट वेरी यंग एज और वेरी ओल्ड एज। ऐसा होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लेस इम्यूनिटी, क्योंकि इस टाइम पे लेस इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, बहुत ही कम इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो चुका होता है, इस टाइम पे निमोनिया हो चुका होता है। मैंने कौन सी क्लास में बताया था या नहीं भी बताया था, देखिए जो न्यूमोनिया होता है हमें ये लगता है कि उस टाइम न्यूमोनिया हो गया मतलब शायद क्या हुआ कि पता नहीं क्या हो गया, एनीमिया हो गया, तब हमें लगता है कि हाँ ब्लड कम हो गया। द थिंग इज न्यूमोनिया में आपने जो चीज़ याद रखनी है सिर्फ इतनी बात कि जब हमें पूरी तरह से एयर नहीं पहुँच रही, क्योंकि एयर सैक तो पूरी तरह से फ्लूइड फिल हो गए हैं, पानी भर गया है, इन्फ्लामेशन हो गई है, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसकी कमी हो गई। ऐसा कोई भी पार्ट होगा जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही तो उसके बारे में हम क्या लिखेंगे, मैं नीचे लिख देती हूँ। अगर ऐसा कोई भी पार्ट होगा मतलब व्हेन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, तब होगा क्या, जो भी बॉडी पार्ट में लिख देते हैं, किसी भी बॉडी पार्ट में अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, इट टर्न्स इनटू ब्लू कलर। बॉडी का कोई भी पार्ट अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है अपने आप से, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं हो रही है। बहुत बार ऐसा होता है, हमें कई चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे ब्लू कलर का हो जाता है, इसका मतलब क्या है, वो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है सही से नहीं पहुँच रही। कर लेंगे निमोनिया के बारे में। इन्फ्लामेशन हो गई है, एयर सैक में ये जो एल्वियोलाई होती है नहीं पता चल रहा, +1 की बुक या गूगल पे देख लो एल्वियोलाई कौन से होते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाएगी, काइंड ऑफ सूजन आ जाएगी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों करते हैं। सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी तो ऑब्वियसली कफ भी होगी क्योंकि हम सांस लेना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, उसकी वजह से चेस्ट पेन भी होगा और फीवर रहेगा, स्वेटिंग होगी, चिलिंग रहेगी, मतलब ठंड लगेगी। ट्रीटमेंट या तो कफ मेडिसिन देंगे, फीवर रिड्यूसर, पेन रिलीवर, इस तरह की चीज़ें देंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि न्यूमोनिया या तो बहुत यंग एज में होगा या बहुत ही ओल्ड एज में होगा, क्योंकि ये दोनों ऐसी स्टेज है जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं करने जा रही हूँ कॉमन कोल्ड, एक बार इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट चीज़ आती है कॉमन कोल्ड। अब ये क्या लिखेंगे इसके बारे में, बहुत बार कॉमन कोल्ड है और डिसीज भी बहुत कॉमन है जिसके बारे में जनरली हमें बहुत कुछ पता होता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे कि ये कौन सा इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड थ्रोट। मतलब कि जब भी ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है तो या तो नोज पे इफेक्ट पड़ता है या जो गले के पास होता है ना, गले दर्द होने लग जाते हैं, हमें यहाँ से दिक्कत होने लग जाती है, नोज बहन आना है, नोजिया जो है वो बहुत ही कॉमन हो जाता है। अगर मैं इसके कॉज की बात करूँ, इसको कॉज कौन करता है, इसका कॉज करता है राइनो वायरस। कॉमन कोल्ड का वायरस होता है राइनो वायरस, तभी बोला है कि ये वायरल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अगर मैं इसके सिम्टम्स की बात करूँगी तो आपको एक बात तो पता होगी, जब कॉमन कोल्ड होता है तो आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं कॉमन कोल्ड की कोई भी पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है, अपने आप से ये 5 दिन 6 दिन लेके ठीक हो जाता है, बट अदरवाइज हमें कुछ रिलीफ के लिए लेनी भी पड़ती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी केमिस्ट के पास से जाके ले लेते हैं। अगर हमें सिम्टम्स के बारे में देखो, कॉमन कोल्ड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी बीमारी है, काइंड ऑफ ऐसी डिसीज़ है जो कि हमें किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है हमें पता लगाने के लिए कि हाँ जी सामने वाले बंदे को कॉमन कोल्ड है, ऐसा तो नहीं होता। अगर उसको स्नीजिंग हो रही है या वो कफ कर रहा है, ठीक है, या फिर क्या हो रखा है उसको मतलब जो है नेजल फ्लो हो रहा है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो हमें क्या लगता है, हमें क्या लगेगा, डेफिनेटली उसको कोल्ड हो गया है। ये जो कॉमन कोल्ड है आपको अच्छे से पता है, इसका कोई ट्रीटमेंट पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ जी पर्टिकुलर ये टैबलेट ले लो, पर्टिकुलर ये इंजेक्शन ले लो, इससे ये ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं बना है।
हम नॉर्मल केमिस्ट के पास जाके कोई एक पेन रिलीवर या कोई भी हमें अगर गला दर्द है कोई रिलीवर ले लेंगे हम, या फिर हम स्नीजिंग ज़्यादा हो रही है तो उस अकॉर्डिंग वो कोई भी टैबलेट दे देगा, ठीक है। राइनो वायरस इसको कॉज करता है, जो कि आपने अच्छे से याद रखना है। ये डिसीज़ कैसी होती है? इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाती है, टू हेल्दी पर्सन, ठीक है। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये बात तो आपको पता है ना, कॉमन कोल्ड किसी एक को होता है तो वो सामने वाले पे मतलब उसके साथ जो भी है उसको भी हो सकता है। हो सकता है वो इन्फेक्शन डायरेक्टली हो जाए, हो सकता है इनडायरेक्टली हो जाए। अगर डायरेक्टली हो गया इसका क्या मतलब है कि सपोज ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ठीक है। इसको कॉमन कोल्ड है, इसको कॉमन कोल्ड है, इसको नहीं है। अब इसने क्या की, स्नीजिंग करी या कफिंग करी, ड्रॉपलेट से इन्फेक्शन तो बाहर आएंगे। अगर वो इसने इनहेल कर लिए, ठीक है, इसने इनहेल कर लिए वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, डेफिनेटली डायरेक्टली हो गया, मतलब उससे बात करते हुए, या जैसे ये दोनों बिल्कुल सामने खड़े आमने सामने बात करते हुए कुछ भी मुंह से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट ड्रॉप्स आई, या फिर स्नीज करते हुए या कफ करते हुए। और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है कि जिस पर्सन को कॉमन कोल्ड है, जैसे इसको कॉमन कोल्ड है, इसने किसी कीबोर्ड को, जैसे अगर कंप्यूटर के पास बैठा है, कीबोर्ड को या पेन को, मार्कर को, किसी भी चीज़ को टच किया था, और वो चीज़ को टच करने से पहले उसने उसी हैंड का यूज़ किया था स्नीजिंग के टाइम पे आगे हाथ रखते हुए। जब स्नीजिंग के टाइम पे आगे हाथ रख लेते हैं, सपोज उसी हाथ को उसने यूज़ किया था, उसी हाथ से पेन पकड़ा और सामने वाले को, अच्छा तुझे पेन चाहिए, ये ले पेन ले ले। वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो था उसके हैंड पे था, पेन पे लगा, सामने वाले के पास भी पहुंच गया। अगर सामने वाले को भी वो था, या तो वो इन्फेक्शन कम था या सामने वाले की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, उस बेस पे क्या हो जाता है, इनडायरेक्टली भी सामने वाले को कॉमन कोल्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कॉमन कोल्ड भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारी डिसीज़ हो गई हैं। एक क्विक रिवीजन अगर हम बात करें तो एक हम कोलेरा बात कर चुके हैं, एक डायरिया की बात कर चुके हैं, डायरिया और टाइफाइड, ये तीनों तो हमने कर ली थी कल, ठीक है। उसके बाद आज हमने कौन सी करी है? सबसे पहले करी है ट्यूबरक्यूलोसिस, फिर करी है न्यूमोनिया, और अब कर ली है कॉमन कोल्ड। ये डिसीज़ हमारी हो गई हैं। और फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने जो इतनी बातें पढ़ी थी कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, कौन सी चीज़ें नेसेसरी हैं, या कौन कौन से एजेंट्स हो सकते हैं। इससे पहले एक और चीज़ क्या बात कर चुके हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और एक कंजेनिटल या फिर जेनेटिक भी बोल सकते हैं इसको। ये डिसीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये सारी की सारी जो है विद जो भी सिम्टम है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन तीनों को विद एग्जांपल याद रख लेना, इन सब के अच्छे से नोट्स बना लेना। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई है। इसके बाद जो कल के लेक्चर में मैं करूँगी वो होगी मलेरिया और उसका लाइफ साइकिल। यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जो मलेरिया का लाइफ साइकिल है थोड़ा सा कह सकती हूँ कि थोड़ा सा जो है वो टिपिकल है, थोड़ा सा मुश्किल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं उसको एक्सप्लेन ऐसे कर दूँगी और उसके बाद मैं हो सके तो डायग्राम भी आपको उसका शो कर दूँगी पूरे लाइफ साइकिल का। तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद कर लेना। सारी डिसीज़ जो हैं, होता क्या है देखो, कुछ भी खास बात नहीं है। अगर मान लो आप अभी एक डिसीज़ नहीं याद करें, 3-4 दिन बाद सारी इकट्ठी याद करने की कोशिश करेंगे, तो जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो एक किसी का किस में घुसाओगे, किसी का किस में, मलेरिया वाला उधर घुसेगा, टाइफाइड वाला उधर घुसेगा, ट्यूबरक्यूलोसिस वाला कॉमन कोल्ड में घुसेगा। तो ये सारे पॉजिटिव एजेंट, इनके सिम्टम, इनके क्योर, कौन सी वैक्सीन किस में लग रही है, कौन सी एंटीबायोटिक किस में दी जा रही है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनानी है, फ्लो चार्ट की फॉर्म में बना लो। जैसे मैंने कल बताया था, कल मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाए थे, लेकिन आज मैंने नॉर्मली लिख दिया है। अगर जैसे मान लो नोट्स तो आप जिस तरीके से भी बना लेंगे, लेकिन जब आपको पेपर में अटैम्प्ट करना है, पेपर में आपको इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है। कॉमन कोल्ड लिखा, उसके
जस्ट इतनी सी बात पता थी कि इट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से मतलब होता है ना टिप्स पे, बिल्कुल टिप्स पे कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, मतलब ऐसे वाली होंगी तभी ये याद रह पाएंगी। और इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, आगे हम इम्यूनिटी की बात करेंगे। इम्यूनिटी कौन सी होती है, कैसे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हुई, कौन कौन सी टाइप की इम्यूनिटी हमारे बॉडी में हो सकती है, कौन सी इम्यूनिटी ऐसी है जो बर्थ के टाइम पे आई, कौन सी इम्यूनिटी ऐसी है जो बर्थ के बाद डेवलप हुई। जो इम्यूनिटी बर्थ के टाइम पे मतलब होता है ना, जो इम्यूनिटी बच्चे को प्लेसेंटा से मिल गई है या कोलोस्ट्रम से मिल गई है, दैट इम्यूनिटी इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी, जो कि बर्थ के टाइम पे ही डेवलप हो चुकी है, बाहर से वो नहीं मिलेगी। अगर किसी बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू इम्यूनिटी नहीं मिली है, प्लेसेंटा के थ्रू इम्यूनिटी तो मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोलोस्ट्रम वाली इम्यूनिटी नहीं मिली होती है। वो कौन सी इम्यूनिटी होती है, देखिए जो बच्चे लीगली अडॉप्ट किए जाते हैं, ठीक है, सपोज फलाने से किसी ने अडॉप्ट किया, ठीक है, अब वो जब अडॉप्ट करना होता है, अगर लीगली अडॉप्शन चल रही होती है तो जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है वो जो पेरेंट जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो उसको ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि मदर की अटैचमेंट हो जाएगी, ऐसे तो बच्चा उसके पास रहेगा तो वो उसी दिन ले जाएंगे। अब कोलोस्ट्रम तो नहीं मिला ना, क्योंकि कोलोस्ट्रम तो 3-4 डेज तक मिलता रहता है, कोलोस्ट्रम वाली इम्यूनिटी उस बच्चे को नहीं मिली। बाहर से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो कोलोस्ट्रम वाली इम्यूनिटी को उसको रिकवर कर सके। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कोई वो वाली इम्यूनिटी नहीं मिलती, दैट इज़ नोन एज इनेट इम्यूनिटी, जो बर्थ के टाइम डेवलप हो जाती है। बर्थ के टाइम डेवलप होती है, वैसे वो सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा वाली होती है। हम जो कोलोस्ट्रम वाली इम्यूनिटी की बात कर रही हूँ वो भी बाद की बात है, जनरल बात कर रही हूँ कि जो कोलोस्ट्रम से मिलती है या जो प्लेसेंटा से मिलती है इम्यूनिटी, ये बाहर की कोई भी चीज़ रिकवर नहीं कर सकती। इनमें इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, रिच इन एंटीबॉडीज़, मतलब इतनी ज़्यादा वाली कि बाहर से कोई भी चीज़ उसको रिकवर नहीं कर सकती। इन सब के बारे में पढ़ेंगे, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैंसर, एड्स, ड्रग्स की एडिक्शन, सब चीज़ें इस चैप्टर में। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, कई दिन तक चलेगा, ठीक है जी। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें मलेरिया के लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे।